जिगर मुरादाबादी ने लिखा था, तस्वीर के दो रुख हैं, जान और गम जानान। तस्वीर के दो रुख हैं, जान और गम जानान। एक नक्श छुपाना है, एक नक्श दिखाना है। कुछ यही हाल इस पेंटिंग के भी हैं। वो जिससे शिवाजी के दादा और उनके पिता और बाकी मराठों ने बरगीगिरी सीखी थी। और चप्पू won't even hurt a fly, but the Mughals will tell you otherwise। मुगल बादशाह की शान और शौकत और उनकी अफीम की लत, भारत और इथियोपिया को जोड़ता हुआ गुलामों की खरीद फरोख्त का इतिहास, कास्ट स्लेवरी में आपका कास्ट स्टेटस पैदा होते कि सर अगर आप अपनी वाइन इंटेक थोड़ा कम कर देंगे तो आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। जब मुगलों के लॉयल राजपूत्स ने 1615 एडी में पर मराठी स्पीकिंग सोल्जर्स काफी ज्यादा थे, जिसके सर पर जहांगीर इस पेंटिंग में निशाना लगा रहे हैं। शिवाजी के दादा मानोजी भोंसले जो कि अंबर के राइट हैंड मैन थे, शब खून मारना यानी नाइट अटैक्स करना, मुगलों के काफी बड़े पॉलिटिकल फेलियर्स, 6 शेर 2 आतिशा शराब एक दिन में, जहांगीर की पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी, ग्लोब पे खड़े ऐसा लगता है कि अभी गिरे तभी गिरे। आर्मी में ही शिवाजी के पिताजी शाजी भोंसले भी थे, वो जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। खानिए बूमशुदा कल्लिए शबरंग गुलाम। हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आई शैडो एन इतिहास में। मैं हूँ रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की वीडियो के लिए यूज़ की हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। आप उसे अपनी जिज्ञासावश पढ़ सकते हैं या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के। अगर आप यहाँ न्यू हैं तो मैं बता दूं कि आई शैडो एन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है, जहाँ हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पे चर्चा करती हूँ एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको इतिहास पसंद है या फिर आई शैडो या फिर दोनों ही, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं आज का टॉपिक। जिगर मुरादाबादी ने लिखा था, तस्वीर के दो रुख हैं, जान और गम जानान। तस्वीर के दो रुख हैं, जान और गम जानान। एक नक्श छुपाना है, एक नक्श दिखाना है। कुछ यही हाल इस पेंटिंग के भी हैं, जहां इसके पेंटर अबुल हसन मुगल बादशाह जहांगीर के इतिहास के कुछ पहलू दिखाकर काफी पहलू छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखाती है मुगल बादशाह की शान और शौकत, उनके अदल यानी जस्टिस की तारीफ और उनका डिवाइनली गाइडेड होना, मगर ये तस्वीर छुपाती है मुगलों के काफ़ी बड़े पॉलिटिकल फेलियर्स, जहांगीर की पॉलिटिकल इनएफिशिएंसीज और उनकी अफीम की लत। इसके साथ साथ ये तस्वीर अपने में संजोए है भारत और इथियोपिया को जोड़ता हुआ गुलामों की खरीद फरोख्त का इतिहास, खासकर कि उस गुलाम का इतिहास जिसके सर पर जहांगीर इस पेंटिंग में निशाना लगा रहे हैं। वो जो अपने समय का सबसे पावरफुल वॉरलॉर्ड था, वो जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया था, और वो जिससे शिवाजी के दादा और उनके पिता और बाकी मराठों ने बरगीगिरी सीखी थी। कौन है ये शख्स और क्या है बरगीगिरी, और इन सब में इथियोपिया कहाँ फिगर होता है? जानेंगे ये सब आज के एपिसोड में। तो चले फिर। इस पेंटिंग में सबसे इंटरेस्टिंग है मुगल बादशाह जहांगीर का पोज, जो कुछ लड़खड़ाता सा नजर आता है, मानो अपने को आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हों ताकि पीछे ना लुढ़क जाए। ग्लोब पे खड़े ऐसा लगता है कि अभी गिरे तभी गिरे। अगर आप जहांगीर नामा यानी जहांगीर की जिंदगी का रोजनामचा यानी उनकी डायरी खोलकर देखेंगे तो उसमें दो चीजें काफी रिपीटेडली मेंशन्ड है, बेइंतहा वाइन पार्टीज और बेशुमार हकीमों की सलाह कि सर अगर आप अपनी वाइन इंटेक थोड़ा कम कर देंगे तो आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। जहांगीर लिखते हैं कि शुरू में वो सिर्फ ग्रेप वाइन पिया करते थे, जिसकी इंटेक हर दिन बढ़ती जाती थी, जो कि एक दिन इतनी बढ़ गई कि उनको शराब अंगूर का कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने 2 आतिशा यानी डबल डिस्टिल लिकर पीना शुरू कर दिया, पूरे 20 कप एक दिन में, जिसका वेट भी जहांगीर हमको बताते हैं 6 शेर 2 आतिशा शराब एक दिन में। नो मार्क्स फॉर गेसिंग, जहांगीर का अल्कोहलिज्म आउट ऑफ कंट्रोल था, और जब उन्हें सलाह दी जाती थी कि वो अपनी शराब कम कर दें तो वो शराब कम करके उतनी ही क्वांटिटी की अफीम यानी ओपियम लेना शुरू कर देते थे। जहांगीर की यही नशे की लत अबुल हसन की पेंटिंग में भी झलकती है, जहां वो थोड़े से लड़खड़ाते से नजर आते हैं। उनकी यही लत उनके पिता अकबर से बगावत का भी सबब बनी। अकबर जानते थे कि उनके बेटे अल्कोहलिक हैं, तो उन्होंने जहांगीर के लायक बेटे
खुसरो को अपनी गद्दी का वारिस बनाना चाहा। जब जहांगीर को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने बगावत करके इलाहाबाद के किले में पनाह ली, जहां के जामा मस्जिद में उन्होंने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, जो कि सिर्फ एक सॉवरन राजा ही कर सकता था। अकबर को जब ये पता लगा तो उन्होंने काफी पत्र लिखे अपने शेखू बाबा को कि वो बगावत की राह पर ना चले। जहांगीर अकबर के पहले बच्चे थे जिनको उन्होंने शेख सलीम चिश्ती से दुआ में मांगा था, तो उनके लख्ते जिगर की बगावत अकबर को काफी हताश कर गई। पर जब उनकी सब्र का बांध टूट गया तब वो अपनी फोर्सेस लेकर इलाहाबाद की ओर बढ़े, पर अपने मां की बीमारी की खबर सुनकर लौट आए। फिर उनसे जाना नहीं हुआ क्योंकि अकबर बीमार रहने लगे और अकबर के दुनिया से जाते ही जहांगीर ने गद्दी संभाल ली। पर अकबर की बात सच ही निकलेगी। जहांगीर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। ना तो वो अपने पिता की तरह अपना एम्पायर एक्सपैंड कर पाए, ना ही अपने पिता का एक्सपैंडेड एम्पायर मेंटेन कर पाए। उनकी पेंटिंग्स में उनकी इनएफिशिएंसीज छुपी हैं। ऐसी पेंटिंग्स को स्कॉलर्स एलेगोरिकल पेंटिंग्स कहते हैं, जहां रियलिटी नहीं बल्कि एक कल्पना यानी एक फैंटेसी को डिपिक्ट किया जा रहा हो। जैसे कि ये पेंटिंग जहां जहांगीर सफाविद ईरान के शाह अब्बास को गले लगा रहे हैं। इस पेंटिंग पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये पेंटिंग जहांगीर के कांदाहार खोने की इनएफिशिएंसी को बयां करती है, जो अकबर के समय में मुगलों का था पर जहांगीर के समय में सफाविद ईरान का हो गया। इसी की तरह है ये पेंटिंग जो बयां करती है मुगलों के और खास करके जहांगीर की जिंदगी में पन चुके नासूर को, दक्कन की जमीन। ग्लोब पे खड़े हुए जहांगीर अपने नाम को तो सार्थक करते हैं, यानी वो जिसने पूरे जहां को अपने बस में कर लिया हो, लेकिन जिसपे ये तीर लगा रहे हैं वो इनके बस में कभी नहीं हुआ। दक्कन के अहमदनगर किंगडम का सबसे लायक मिलिट्री जनरल मलिक अंबर, जिसने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। 1548 में पैदा हुए चप्पू एक हबशी थे। या आई नो, चप्पू मलिक अंबर का असली नाम था। Or Chapu wouldn't even hurt a fly, but the Mughals will tell you otherwise. Anyway, चप्पू हबशी थे। यहाँ हबशी का मतलब है वो जो हबश यानी इथियोपिया में पैदा हुआ हो। चप्पू को या तो एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर स्लेव मार्केट में बेच दिया गया या फिर विलिंगली, जहां उनके पेरेंट्स की पावर्टी ने उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। चप्पू को 80 डच गिल्डर्स में रेड सी के पोर्ट मोखा के स्लेव मार्केट से खरीदा गया। उन्हें फिर बगदाद ले जाया गया, जहां उनका नया नामकरण हुआ यानी अंबर, जो कि अंबर के सेंट पे था। यहीं उन्हें एजुकेशन भी मिली और मिलिट्री ट्रेनिंग भी, और फिर यहाँ से उन्हें गुजरात के स्लेव मार्केट में ले जाया गया। इथियोपियन स्लेव्स की डिमांड दुनिया भर में तो थी ही, पर भारत में भी काफ़ी थी। इथियोपिया और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशंस काफ़ी सॉलिड थे, जहां इंडियन टेक्सटाइल्स के बदले इथियोपियन गोल्ड और आइवरी यानी हाथी दांत एक्सचेंज किए जाते थे। गुजरात के स्लेव मार्केट में फिर चप्पू को चंगेज खान नाम के नोबल ने बतौर मिलिट्री स्लेव खरीदा। चंगेज खान खुद भी हबशी थे, जिन्हें चप्पू यानी अंबर की तरह ही एज ए मिलिट्री स्लेव खरीदा गया था, पर अब वो अहमदनगर किंगडम के पेशवा यानी चीफ मिनिस्टर थे। मिलिट्री स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था। वैसे तो हर स्लेवरी की तरह मिलिट्री स्लेवरी भी इनह्यूमेन और एक्सप्लॉयटेटिव थी, मगर कास्ट स्लेवरी जितनी नहीं, जहां अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इम्पॉसिबल हो, क्योंकि कास्ट स्लेवरी में आपका कास्ट स्टेटस पैदा होते ही फिक्स कर दिया जाता है, जो कि आपसे ताउम्र जुड़ा रहता है। पर ये मिलिट्री स्लेवरी में नहीं था। एक तो मिलिट्री स्लेव्स काफ़ी खास स्लेव्स होते थे, जिन्हें मैदान जंग की, घुड़सवारी की, तीरंदाजी वगैरह की बढ़िया ट्रेनिंग मिलती थी, इसीलिए स्लेव मार्केट्स में ये काफ़ी महंगे मिलते थे। दूसरा, इन्हें अधिकांश राजाओं या अमीरान की फौज में शामिल किया जाता था, जहां अगर ये मैदान जंग पर अपना हुनर साबित कर सके तो इन्हें प्रमोट भी किया जाता था। इनकी राजा से या सिपहसालार से क्लोजनेस इनकी सबसे बड़ी ताकत होती थी। अनजाने देश में अकेले उनके मास्टर यानी जिसने उनको खरीदा हो, उसके अलावा कोई वफादार जान पहचान अक्सर नहीं होता था। राजा के लिए भी ये काफी काम आता था। अगर मिलिट्री स्लेव की पूरी डिपेंडेंस राजा पर हो तो वो राजा से काफी लॉयल्टी रखेगा, जो कि राजा के लिए जरूरी भी था, खास करके उन राजाओं के लिए जिनके राज्य में अलग अलग खेमे बने हुए थे जो सत्ता हथियाना चाहते थे। ऐसा ही एक राज्य था अहमदनगर, जहां दो गुट औफाकी यानी ईरानी और दक्कनी नोबल्स के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी।
ऐसे में अहमदनगर के राजाओं का भरोसा अक्सर या तो हबशी मिलिट्री स्लेव्स या फिर मराठी स्पीकिंग वॉरियर्स पे रहता था। इसी स्ट्रॉन्ग मास्टर स्लेव बॉन्ड के चलते मिलिट्री स्लेव्स के लिए अपना स्टेटस बढ़ाना काफी आसान हो जाता था। कुछ तो राजा भी बने, जैसे कि दिल्ली सुल्तान अल्तमश और बलबन एटसेट्रा। इसी तरह ही चंगेज खान भी मिलिट्री स्लेव से पेशवा बने। अंबर ने फिर चंगेज खान की आर्मी को 20 साल सर्व किया, जहां अधिकांश हबशी मिलिट्री स्लेव्स ही थे। फिर 1594 में जब चंगेज की मौत हो गई, तब उनकी बीवी ने अंबर को मैन्यूमिट कर दिया। मैन्यूमिशन स्लेव्स को फ्री करने को कहते हैं, जो कि अधिकांश मास्टर की डेथ पे किया जाता था। अब अंबर स्लेव नहीं थे, फ्रीमन थे, और उन्होंने अहमदनगर की सर्विस छोड़कर बीजापुर के सुल्तान के यहाँ काम किया। यहाँ उन्हें मलिक का टाइटल मिला और यूं बने चप्पू मलिक अंबर। बीजापुर की सर्विस फिर छोड़कर और अपने संग 150 लॉयल सोल्जर्स लेकर अहमदनगर आर्मी में काम कर रहे एक और हबशी अभंग खान की सर्विस में आए। यहाँ मलिक अंबर के अंडर न केवल एक सिग्निफिकेंट हबशी मिलिट्री स्लेव की फोर्स थी, बल्कि एक मराठी स्पीकिंग फोर्स भी थी। इस फोर्स को अंबर ने कज़ाकी से अवगत कराया, जिसे मराठी में बरगीगिरी और अंग्रेजी भाषा में गुरिल्ला वॉरफेयर कहते थे। ये टैक्टिक अंबर ने मुगलों के खिलाफ डेवलप किया, क्योंकि 1597-1598 में अकबर अपना पूरा मुगल लाव लश्कर लेकर अहमदनगर पर कब्जा करने पहुंचे। यहाँ अंबर अपनी हबशी मराठी फौज के साथ मुगलों से भिड़े और मुगलों को ये पता चल गया कि गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन फौज को हराना इतना आसान नहीं। मलिक अंबर की बरगीगिरी लाइट कैवलरी यानी घुड़सवार पे डिपेंडेंट थी, जहां स्पीड मायने रखती थी और कैमोफ्लेज भी। यहां अंबर ने अपने एनवायरनमेंट का फायदा उठाया, घाट्स का, जिसके हिलॉक्स में छुपकर सरप्राइज अटैक करना मुगल आर्मी को मैदान जंग में मिलने से ज्यादा कारगर साबित हुआ। इसके अलावा दुश्मन की सप्लाई लाइंस को अटैक करना, शब खून मारना यानी नाइट अटैक्स करना और मुगल आर्मी को घाट्स की तरफ ले जाकर उन्हें तितर बितर कर देना मुगलों की स्लो बल्कि आर्मी के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। इसीलिए तो अकबर अहमदनगर के किले पर 1600 AD में ही कब्जा कर पाए, पर उनका वर्चस्व सिर्फ किले तक ही था, बाकी का सारा एरिया उनके कंट्रोल में नहीं था और अंबर बच निकले। अंबर ने मुगलों के खिलाफ 3000 सोल्जर्स के साथ लड़ाई लड़ी थी और 1601 AD में उनके पास 7000 सोल्जर्स हो गए, जहां हबशी सोल्जर्स कम पर मराठी स्पीकिंग सोल्जर्स काफी ज्यादा थे। अंबर की इसी आर्मी का पार्ट थे शिवाजी के दादा मानोजी भोंसले, जो कि अंबर के राइट हैंड मैन थे, यानी उनके सबसे करीब। अंबर ने अब अहमदनगर के तख्त पे मुर्तजा निजाम शाह को बिठाया और अपनी बेटी की शादी नए सुल्तान से कर दी, जिसकी सेलिब्रेशंस उन्होंने परंडा के किले में रखवाई, जो अब अंबर का नया घर था। मुगलों की जद्दोजहद अहमदनगर की और टेरिटरी को कैप्चर करने की अब्दुल रहीम खान खानान के अंडर चलती रही। ये रहीमन निजमन की बिथा मन में राखो गोए वाले रहीम ही हैं, जो दोहे लिखने के साथ साथ बढ़िया वॉरियर भी थे और एस नेगोशिएटर भी। और इसी के चलते उन्होंने अंबर से नेगोशिएशंस की, जिससे मुगलों और अंबर के बीच काफी समय तक शांति रही। लेकिन 1608 में जब जहांगीर अपना वर्चस्व जमाने अहमदनगर आए, तब मलिक अंबर के पास 50,000 सोल्जर्स की फौज थी। विलियम फिंच, जो कि एक अंग्रेजी ट्रैवलर थे, हमें बताते हैं कि ये फौज में 40,000 मराठे और 10,000 हबशी मिलिट्री स्लेव्स थे। जहांगीर के बेटे परवेज को दक्कन कब्जाने का जिम्मा मिला, पर 1610-1611 में मुगलों को करारी हार मिली, जहां अंबर की फौज ने मुगल फौज को बुरहानपुर तक दौड़ा दिया। अंबर ने अब अहमदनगर का किला भी हथिया लिया और दौलताबाद में अहमदनगर की नई राजधानी खिड़की का निर्माण करवाया। इसी को बाद में औरंगजेब ने औरंगाबाद का नाम भी दिया। जहांगीर इस हार से तिल मिला गए। उन्होंने अपने रोजनामचे में मलिक अंबर के सियाह रंग पर काफी रेसिस्ट कमेंट्स की। जहांगीर की फ्रस्ट्रेशन तब और भी बढ़ गई जब मुगलों के लॉयल राजपूत्स ने 1615 AD में अंबर को असैसिनेट करना चाहा, लेकिन नाकाम रहे। जहांगीर इसे भी अपने रोजनामचे में दर्ज करते हैं, जहां वो अंबर को ब्लैक फेटेड वन यानी सियाह किस्मत वाला कहते हैं। जहांगीर का रंग भेद उनकी इस पेंटिंग में भी झलकता है, जहां अंबर का सर, जो कि स्पीयर पे लटका है, उसके ऊपर एक जिंदा उल्लू और उसके नीचे एक मुर्दा उल्लू बनाया गया है। उल्लू का सिंबोलिज्म यहाँ डेरोगेटरी है। अंबर के सर के करीब फारसी में लिखा है, खानिए बूम शुदा कल्लिए शबरंग गुलाम। फारसी में बूम का मतलब होता है उल्लू, शबरंग का मतलब होता है रात का रंग यानी काला, और कल्ल का मतलब होता है सर। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि इस सियाह रंग के गुलाम का सर अब उल्लू का घर बन गया है,
यहाँ सियाह रंग के गुलाम से मतलब है अंबर, और अंबर का सिर जिस स्पीयर पे लटका है उसके बगल में लिखा है हुआ अंबर बूम के अजनूर हुरीजा मिबूद तीर दुश्मन फिकनत करद जियालम बिरून, यानी कि ए खुदा अंबर उल्लू जो नूर से दूर हो गया था उसे आपके दुश्मन को ख़त्म करने वाले तीर से दुनिया से ख़त्म कर दिया है। और इसीलिए अबुल हसन ने जहांगीर के सर के ऊपर 2 फरिश्ते यानी चिरब्स बनाए हैं जो जहांगीर को ये तीर पकड़ा रहे हैं। लेकिन जहांगीर की अंबर को दुनिया से ख़त्म करने की हसरत सिर्फ हसरत ही रह गई। जब अंबर की मौत की खबर जहांगीर को मिली 1626 ईस्वी में, तब जहांगीर ने अपना रोजनामचा लिखना छोड़ दिया था अपनी बीमारी के चलते। तो इस रोजनामचे को मुतम्मद खान ने पूरा किया और लिखा कि 1626 में अंबर की मौत की खबर आई। लड़ाई में, इंसाफ में, राजभार संभालने में अंबर का कोई सानी नहीं था। मलिक अंबर के बाद उनके बेटे फत खान ने अहमदनगर को मुगलों से बचाने की भरपूर कोशिश की। फत खान की आर्मी में ही शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले भी थे। शाहजी ने भरसक प्रयास किया पर अंबर जैसा स्टिफ रेजिस्टेंस नहीं कर पाए। अंबर की लेगेसी न केवल मराठा बर्गीगिरी में है, बल्कि अंबर वो दक्कनी थे जिन्होंने दक्कन के लैंड सर्वे कराए और रेवेन्यू सिस्टम भी स्ट्रीमलाइन करवाया। पीटर वैन डर ब्रॉक, एक डच ट्रैवलर जो अंबर के समय में अहमदनगर आए थे, लिखते हैं कि अंबर के राज्य में इतनी सेफ्टी थी कि ट्रैवलर्स गोल्ड यानी सोने के साथ भी ट्रैवल कर सकते थे। उनका मकबरा आज भी औरंगाबाद में मौजूद है जहां लोग दूर दूर से जियारत करने आते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि गुलाम से बेताज बादशाह से मुगलों का चैलेंजर बनना सबके बस की बात नहीं, और इस बात की गवाह ये पेंटिंग है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के वीडियो के लिए यूज़ की हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। आप इसे अपने जिज्ञासावश पढ़ सकते हैं या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। जाते जाते अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस चैनल पे मुझे हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स डिस्कस करते देखना चाहते हैं।